देखिए, इसमें अगर प्रॉपर्टी कोई 2 बार या 3 बार सेल कर देता है तो क्रिमिनल केस हो जाते हैं, उसको मतलब क्राइम हो जाता है। हम लोग प्रॉपर्टी लेते टाइम हमेशा प्रॉपर्टी के फिनिशेस, किस तरीके का मार्बल लगा है, किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, किस तरीके की उसकी फिनिशेस है और उसका इंटीरियर कितना अच्छा है, उस पे ध्यान देते हैं। बट हम लोग इस चकाचौंध में ये भूल जाते हैं कि बिल्डिंग की नींव, आपकी जिंदगी भर की पूंजी की नींव उस प्रॉपर्टी की लीगैलिटी है। हिंदुस्तान में 2 इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, लेकिन जो हम देखेंगे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, या इतनी बड़ी पब्लिक जो डील करती है वो किससे डील करे। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने चले जाइए, 1 लाख की लेने चले जाइए या 100 करोड़ की लेने चले जाइए, गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं है कहीं। अगर किसी ने मैप दिखा दिया और एक कोई एग्रीमेंट दिखा दिया, उनको पता ही नहीं है कि एग्रीमेंट क्या होता है, मैप क्या होता है। एडवोकेट्स को जनरली सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लोग अपने फैक्ट्री में, अपने ऑफिसेज में बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय रखना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो ये जो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इस अवेयरनेस को लाना होगा कि बिना एडवोकेट्स के कोई भी डील ना करें। इंश्योरेंस कैसे आए? क्योंकि टीवी पे एडवर्टीजमेंट होता है। अब एडवोकेट्स को एडवर्टीजमेंट करने से मना किया हुआ है। 24 आवर टीवी पर क्या चलता रहता है? केवल हिप्नोटाइज चलता है। हाय एवरीबॉडी, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम लोग प्रॉपर्टी लेते टाइम हमेशा प्रॉपर्टी के फिनिशेस, किस तरीके का मार्बल लगा है, किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, किस तरीके की उसकी फिनिशेस है और उसका इंटीरियर कितना अच्छा है, उस पे ध्यान देते हैं। बट हम लोग इस चकाचौंध में ये भूल जाते हैं कि बिल्डिंग की नींव, आपकी जिंदगी भर की पूंजी की नींव उस प्रॉपर्टी की लीगैलिटी है। इसी के लिए आज हम आपके साथ लेके आए हैं सीनियर एडवोकेट भूपिंदर सिंह जी को, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत जाने माने एडवोकेट हैं विद ओवर 25 to 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि आज हमें इस प्रॉपर्टी के लीगैलिटी के बारे में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एस्पेक्ट को क्लैरिफाई करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू रचित। और बड़ा इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चंस पूछे हैं। और आज समाज में या हिंदुस्तान में 2 इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, आईटी इंडस्ट्री और रियल एस्टेट इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री के बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ही रेवेन्यू जितना जनरेट होता है और उसी में ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन जो हम देखेंगे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, या इतनी बड़ी पब्लिक जो डील करती है वो किससे डील करे, किससे नहीं करे, ऐसा कोई व्यवस्था बनी हुई नहीं है। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने चले जाइए, 1 लाख की लेने चले जाइए या 100 करोड़ की लेने चले जाइए, गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं है कहीं पर भी, और सब लीगल सिस्टम है। क्योंकि आप पेपर्स पे प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, जैसे आपने कहा कि जो इंटीरियर देखते हैं, लेकिन इंटीरियर से प्रॉपर्टी परचेज का कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है पेपर्स से, और पेपर्स पर किसी का ध्यान नहीं जाता। पेपर्स पे अगर किसी ने मैप दिखा दिया और एक कोई एग्रीमेंट दिखा दिया, उनको पता ही नहीं है कि एग्रीमेंट क्या होता है, मैप क्या होता है और क्या पेपर्स इसके होने चाहिए। कहीं कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है या कहीं कोई पता नहीं है किस तरह से प्रॉपर्टी के पेपर्स देखने चाहिए, किससे देखने चाहिए। एडवोकेट्स को जनरली सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, इवन जबकि एडवोकेट्स का इसमें मेन रोल है। कहीं पर भी एडवोकेट्स किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा होगा। सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आजकल मैंने लोगों के एक चलन देखा है व्यवहार में। लोग अपने फैक्ट्री में, अपने ऑफिसेज में बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय रखना चाहते हैं, अपने लिए बेस्ट से बेस्ट फिटनेस ट्रेनर रखना चाहते हैं, अपने हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इंश्योरेंस कवर लेते हैं, अपने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, राइट। अपने पॉकेट से ज्यादा जाके उनको स्कूली एजुकेशन दिलवाते हैं। यस। मगर लोग इन्वेस्ट नहीं करते पीपल में या कंसल्टेंट्स में जो उनके हित का ध्यान रखें हर समय। इसके बारे में आप क्या कहने का? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। और मेन जो वर्क है वो कंसल्टेंट का ही है। जिस फैक्ट्री में वो वर्क कर रहे होते हैं या जहाँ पर भी वो एम्प्लॉय है,
आप देखेंगे कि एम्प्लॉयर बिना कंसल्टेंट के काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं या प्रॉपर्टी या जो भी काम कर रहे हैं उनके पास कंसल्टेंट नहीं है, वो कंसल्टेंट के पास जाना ही नहीं चाहते। आप एक जो इलिटरेट बंदा प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा होगा, बहुत सारे लोग इलिटरेट है उसमें, फाइल भी अगर जाओ आप तो फाइल उल्टी पकड़ते, लेकिन डील कौन सी कर रहे होंगे 10 50 करोड़ की, जबकि लीगल पेपर्स है सारे। अब वो पैसा देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, या कहाँ बन रही है, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेन है पेपर्स के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अगर बात भी करेंगे, उन्होंने जो दिखाया उनको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि लीगल पेपर्स है, लीगल उनके पास कोई एडवोकेट्स नहीं है, वो सब उसी पर डिपेंड हो जाते, मतलब सब चीज़ों के लिए उसी पर डिपेंड हो जाते। जो जिसने ऑफिस खोला हुआ, उस ऑफिस को कोई लाइसेंस नहीं है, उसका कोई एड्रेस नहीं है, कौन बैठा हुआ कुछ नहीं पता है, लेकिन उससे डील कर लेते हैं। वो डील किससे करा ये भी नहीं पता है। तो ये जो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इस अवेयरनेस को लाना होगा कि बिना एडवोकेट्स के कोई भी डील ना करें। एज ए कंसल्टेंट एडवोकेट ही हो सकता है लीगल पेपर्स का, कोई और अथोराइज कंसल्टेंट हो नहीं सकता। देखिए जो फाइनेंशियल है वो तो सीए चला जाता है, बाकी लीगल में एडवोकेट्स ही अथोराइज है, दूसरा कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पेपर्स अथोराइज नहीं माना जाता। लेकिन अथोराइजेशन के लिए जो पब्लिक बचती है एडवोकेट्स, मैं एक बात कहूंगा कि एडवोकेट्स के पास जाना नहीं चाहती, क्योंकि एडवोकेट्स को वो मानते हैं कि जब हम फंस जाएंगे तभी एडवोकेट्स काम आता है। लेकिन अगर आप एडवोकेट्स के पास पहले चले जाएं तो फंसोगे ही नहीं, आपका करोड़ों रुपए डूबने के चांस भी नहीं होंगे। इसमें मेरे को एक इंग्लिश की सेइंग याद आई सर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, अगर हम, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, लोगों का काफी ज्यादा रुझान है, वो डॉक्टर के पास जाने से नहीं डरते, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने से नहीं डरते, एक अच्छे आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर के पास में नहीं जाने से डरते, बट वो जनरली डरते हैं एक एडवोकेट के पास जाने से, उनसे एडवाइस लेने से, उनको अपनी प्रॉब्लम्स या प्रीएम्प्टिव प्रॉब्लम्स पहले से डिस्कस करने से। तो आपका क्या सुझाव है कि लोग जैसे कोई रिटेनर पे किसी एडवोकेट को रखे, या नीड बेसिस पे कंसल्टेंट, लीगल कंसल्टेंट के साथ में रिलेशनशिप बना के रखे, सो दैट दे नो कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है उनको किसके पास जाना चाहिए? देखिए कुछ लोगों को तो पता होता है कि एडवोकेट्स ही इसमें जानते हैं और वो कंसल्टेंसी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचते हैं या तो फ्री में मिल जाए या कोई जानने वाला मिल जाए, नहीं मिले तो चले जाते हैं, मिल गया तो ठीक है, उनकी चॉइस में नहीं है। मतलब ये कि भाई उन्होंने एक क्राइटेरिया में उनके नहीं है कि एक एडवोकेट्स होना चाहिए। तो ये हम लोगों को अवेयर करना होगा और लोगों को एक एडवोकेट्स रखना होगा। जैसे बहुत सारी कंपनियों ने ये जो इंश्योरेंस आया, इंश्योरेंस कैसे आया? क्योंकि टीवी पे एडवर्टीजमेंट होता है। अब एडवोकेट्स को एडवर्टीजमेंट करने से मना किया हुआ है, इस वजह से लोगों के दिमाग में भी बात नहीं आती, क्योंकि लोग जब आप देखेंगे किस तरह के एडवर्टीजमेंट रात दिन देखते रहते हैं, 24 आवर टीवी पर क्या चलता रहता है, केवल हिप्नोटाइज चलता है, और वो सारा सिस्टम ही एडवोकेट्स को दूर करता है। उस पर एडवोकेट्स के बारे में, अगर एडवोकेट्स के ऊपर बैंड लगाया हुआ है कि आप कोई भी ऐड नहीं दे सकते अपना, लेकिन दूसरी कंपनी में कोई ऐड, किसी भी तरह का ऐड दे दीजिए, किसी भी तरह की दवाई का ऐड दे दीजिए, जब तक कोई मरेगा नहीं पता ही नहीं चलेगा, और वो क्या साइड इफेक्ट्स हैं उसके कोई नहीं बताएगा। जितनी भी मेडिसिन है आप नेट पर जाइए, किसी का 80% साइड इफेक्ट, किसी का 90% साइड इफेक्ट, किसी का 95% साइड इफेक्ट है, 4-5% में मेडिसिन चल रही है। लेकिन वो मेडिसिन जब आप ऐड दे रहे होंगे, कुछ नहीं उस पर साइड इफेक्ट्स का देखेंगे, लेकिन एडवोकेट्स को दूर किया हुआ है। और जब एडवोकेट्स दूर होता है, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, लीगल सिस्टम से चलता है, और एक एडवोकेट्स को ये मैनेज किया हुआ कि एडवोकेट्स को दूर रखा जाए। आज आप, मैं बताऊं, सिस्टम में अभी 2-4 दिन पहले न्यूज आई है, एक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कांस्टेबल के पास 100 करोड़ 500 करोड़ रुपए निकल रहा है। तो ये क्या है? ये क्या डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी के नाम पर हाईजैक नहीं किया हुआ जनता को, और इस डेमोक्रेसी को और करप्शन से अगर कोई बचा सकता तो वो एडवोकेट्स बचा सकता है, दूसरा सिस्टम ने कोई बचाने वाला है ही नहीं। तो इस तरह से लोगों को दूर किया जाता है एडवोकेट से, और फिर लोग जैसे इंश्योरेंस लिए, तो ऐसे अगर अवेयरनेस गवर्नमेंट लाए, अगर हम पे बैंड लगा तो गवर्नमेंट अवेयरनेस लाए कि भाई एक एडवोकेट्स आपने रखा, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट लेकर आए,
एक हमारे एनईसी निकलता 12 साल को सर्टिफिकेट सर्च रिपोर्ट लेकर आए, कहीं कोई सर्च रिपोर्ट नहीं देखेगा। इवन आप रजिस्ट्री करने चले जाइए, वो सर्च रिपोर्ट नहीं देखेगा किसी एडवोकेट्स की, रजिस्ट्री हो जाएगी 50 करोड़ की करवा लीजिए, एनईसी की कंपलसरी नहीं है। ये क्या है? इसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी है कि लोगों के साथ फ्रॉड हो। जब आप इतनी बड़ी डील करने जा रहे हैं और कोई सर्च रिपोर्ट एडवोकेट्स के साथ में नहीं है, तो ये सरप्राइजिंग। सर इसी चीज से मेरे को एक बहुत बड़ा मार्केट का इशू ध्यान में आता है। कई बारी ऐसा देखा गया है कि एक प्रॉपर्टी जब कई बारी बिल्डर बेच देता है, उस केस में क्या लीगल प्रोविजन है जो बायर है और उन्होंने कोई ऐसी प्रॉपर्टी गलती से खरीद ली किसी बिल्डर के पास जाके, जो ऑलरेडी उसने किसी के नाम पे बेची हुई है, किसी और का इंटरेस्ट क्रिएट किया हुआ है उस प्रॉपर्टी पे, तो उस केस में क्या रिकॉर्स रहता है एक बायर के प्रति? देखिए, इसमें अगर प्रॉपर्टी कोई 2 बार या 3 बार सेल कर देता है तो क्रिमिनल केस हो जाते हैं, वो मतलब क्राइम हो जाता है। ओके। एक प्रॉपर्टी आपने सेल कर किसी को कर दी तो आप ऑनर नहीं है उसके जी। उसके बाद आप सेल कर रहे हैं तो आप उस समय ऑनर नहीं है। ठीक बात है। तो पेपर फैब्रिकेशन हो गया। पेपर फैब्रिकेशन एक बहुत बड़ा क्राइम है जी। तो उसमें 467, 420, अब तो थोड़ा सेक्शन चेंज हो गया, बीएनएस आ गई है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें चेंज हो गया। तो मैं पुराने इश्यू बता रहा हूँ, ये 420, 467, 468, 471, 4 इस तरह की सेक्शन उसमें लग जाती है। 10 ईयर्स का उसमें ये इम्प्रिजनमेंट का होता है और नॉन बेलेबल ये ऑफेंस होते हैं। तो इस तरह से रिपोर्ट दर्ज तुरंत उसमें करनी ही होती है, तो रिपोर्ट दर्ज उसमें हो जानी चाहिए। लेकिन हमारा सिस्टम है कि भाई हम इस चीज़ें पता कैसे करें। जी। हमारा वही ये सबसे बड़ा लकूना एक सिस्टम के अंदर में मैंने देखा है कि स्पेसिफिकली जो रीसेल प्रॉपर्टीज हैं या लीज होल्ड प्रॉपर्टीज हैं, ये पता ही नहीं चलता कि वो प्रॉपर्टी कितनी बारी बेची है या उसका ऊपर अग्रीमेंट कुछ सिस्टम बना हुआ ही नहीं ना। आप रजिस्ट्री करवाने चले गए तो वहां पर जो रजिस्ट्रार है वो कोई रिपोर्ट देख ही नहीं रहा है, तो पता कैसे चलेगा आपको? क्योंकि वो सिस्टम ला ही नहीं रहा, मतलब गवर्नमेंट नहीं ला रही है या जैसे भी वो आ ही नहीं रहा सिस्टम। ठीक है, वहां पर आपके पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट होनी चाहिए। जी। आप आजकल आप देख लीजिए, अथॉरिटी की प्रॉपर्टी सेल हो जाती है जिसमें अथॉरिटी चढ़ा। तो ये सारा सिस्टम अब यूपी में आया है कि भाई एक जो ऑनलाइन सिस्टम किया गया, आप खसरा नंबर से थोड़ा चेक कर सकते। जब से योगी जी आए हैं, योगी जी से पहले तो बहुत सारी रजिस्ट्री ऐसी ही हो रही थी, पता ही नहीं था। तो ऑनलाइन थोड़ा सिस्टम, तो इस तरह से सिस्टम बनाना होगा कि सर्चिंग जब हम कहीं पर रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट का वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर वहां पर फ्रॉड होता है तो गवर्नमेंट को कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री की है, आपके पास गवर्नमेंट के पास ही रिकॉर्ड नहीं है उसका। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, कमियां हैं, इनको दूर करना होगा और बड़ी जल्दी दूर करना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है और बहुत बड़ी इसमें लॉस भी हो रहे हैं लोगों को। तो ये सारा है। सर एक लेमैन के लिए, जैसे आप लीगल प्रोफेशन में हैं, आप एक बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, कंसल्टेंट हूँ, एक इन्वेस्टर भी हूँ, तो मेरे को ये पता है कि कुछ जो पेपर्स देखना होता है, बट कॉमन गुड के लिए क्या हम कुछ ऐसे पेपर्स बता सकते हैं एक आदमी को जब वो डील करने बैठ रहा है? ड्यू डिलिजेंस ऑब्वियसली होगी बाद में, राइट, बट कुछ ऐसे मेजर डॉक्यूमेंट्स जो एक आदमी को देखने चाहिए, रिव्यू करने चाहिए किसी भी आदमी से डील करने से पहले? बिकॉज एक सबसे बड़ा चलन मार्केट में है कि बिना 10% टोकन दिए कोई भी ओनर अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स की कॉपीज नहीं देता। राइट। तो इसमें क्या हम अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स वो रिव्यू करें अपना इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए? देखिए, ऐसा है, जैसे वो 10% के टोकन दिए बिना वो पेपर्स आपको नहीं देते, यानी कि वो अपनी सेफ्टी चाह रहा है कि मेरे पेपर्स का कहीं मिसयूज ना हो जाए। एग्जैक्टली, है ना? तो ऐसे ही हमको भी एक सिस्टम बनाना हो कि हमारे पैसे के साथ पैसा कहीं पर ना मर जाए, कि फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ। तो ये सिस्टम के लिए आपको एडवोकेट्स के पास इसमें कंपलसरी है जाना। कोई पेपर्स हम बता सकते हैं आपको कि आप ये पेपर्स देख लीजिए, लेकिन उसके बाद भी आपको नहीं पता चलेगा जब तक उसकी सर्च रिपोर्ट नहीं आती है। तहसील में रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास। अगर किसी ने पेपर अगर आपको कुछ दिखा भी रहा है तो फर्जी है, असली कुछ पता नहीं चलेगा। हमने बता दी, ठीक है, रजिस्ट्री देखना चाहिए, म्यूटेशन उसका है नहीं है, म्यूटेशन देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर कहीं पर भी म्यूटेशन का मीन्स होता है कि भाई आपका जो नाम है वो गवर्नमेंट में दर्ज हो चुका है। दाखिल खारिज उसको बोलते हैं जी। तो अगर दाखिल खारिज पीछे क्या है,
अब ये बोले एक दाखिल खारिज से भी काम नहीं चलता जब तक आप 12 साल का रिकॉर्ड नहीं देखेंगे, मिनिमम 12 साल का जी। क्योंकि दाखिल खारिज से पहले हमने बहुत सारी प्रॉपर्टियां देखी, अथॉरिटी की प्रॉपर्टी सेल हो गई है जिन पर मुआवजा उठ जाता है, उसका दाखिल खारिज भी होने लगता है। अब दाखिल खारिज उससे पहले नहीं होता है, कभी बंद हो जाता है, कभी हो जाता है। तो ये सारा सिस्टम जो रिपोर्ट निकलने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें मुआवजा उठा हुआ है या अथॉरिटी दर्ज है या क्या चीज़ है या कोई सेल हुई है क्या है। तो ये सारी सर्चिंग का मामला है। अब लोग इसको कॉमन ले लेते हैं कि इसमें कोई सर्चिंग नहीं होती, हम एडवोकेट्स के पास जाएंगे तो क्योंकि कुछ एजेंट्स भी एडवोकेट्स को दूर करते हैं। जैसा आपने देखा हो कहीं अगर कोई क्राइम हो जाए तो कि पुलिस भी कहेगी अरे एडवोकेट्स की जरूरत नहीं है, आपने देखा। तो इस तरह से सिस्टम से एडवोकेट्स को दूर किया, जबकि एडवोकेट्स को, पब्लिक को देखना चाहिए कि एडवोकेट्स को बहुत मिनिमम फीस पे आप लेकर आ सकते हैं, जबकि एडवोकेट्स की फीस इतनी ज़्यादा नहीं है। अब कोई एनईसी निकलवाता 2-3 हज़ार में आपको 12 सर्चिंग रिपोर्ट आ जाएगी। आप करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसके अपने नहीं, वो काम करने जा रहा है, लेकिन वो उधर उसका माइंड मेकअप ही नहीं किया गया पब्लिक का, उधर से उसको हटाया गया। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई कहीं पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है कि भाई नहीं आप इसमें सर्चिंग, कहीं कंपलसरी कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों को तो हम मतलब ये हमारी डिमांड होनी चाहिए कि कंपलसरी सर्चिंग रिपोर्ट एडवोकेट्स की उसमें लगनी चाहिए, कोई भी डील करे, क्योंकि बड़ी कड़ी मेहनत से कोई पैसा कमाता है, जो जिंदगी भर की कमाई का पैसा उसमें मकान लेने के लिए लगाता है, एक बार फंस जाता है तो वो कहीं का भी नहीं रह पाता। अब जिंदगी में कोई पैसा इकट्ठा कर रहा है, दोबारा तो कर नहीं पाएगा इतना पैसा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोशली भी और लीगली भी। तो इन चीज़ों को देखते हुए तो इसमें बहुत सारा सिस्टम होना चाहिए, लीगल सिस्टम। ये कंपलसरी है आपको सर्चिंग रिपोर्ट, कंसल्टेंट रिपोर्ट, एडवोकेट्स की रिपोर्ट जो है, और एडवोकेट्स के इन्वॉल्वमेंट उसमें बड़ा जरूरी है। एडवोकेट्स की रिपोर्ट अगर उसमें ले ली जाए तो मैं समझता हूँ फ्रॉड बहुत कम किया जा सकता है जी इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। सर, एक अभी आपके स्टेटमेंट में मेरे को एक चलन याद आया। आई कैन नॉट टेक द नेम ऑफ अ क्लाइंट, बट प्रॉपर्टी वो खरीद रहे थे 15 करोड़ की, उसमें से लोन ले रहे थे कुछ वो 5 करोड़ के आसपास का, और कुछ पहले की प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर रहे थे, तो वहां से कैपिटल इन्फ्यूज कर रहे थे इसके अंदर में। बट जब मैंने ड्यू डिलिजेंस की बात करी उनसे कि सजेस्टिंग, क्योंकि आप रीसेल की प्रॉपर्टी ले रहे हैं एंड इसमें प्रॉपर्टी चेन है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने किसी को अलॉट किया होगा, जैसे साउथ दिल्ली में फ्लोर्स बनते हैं, उन्होंने आगे किसी को दिया, फिर बिल्डर ने लिया, फिर उसके भी आगे 3-4 हाथ चेंज हो गए प्रॉपर्टी। उस केस के अंदर में क्लाइंट ने जिस बैंक से लोन लिया या लेने की बात चल रही थी, क्योंकि लोन के साथ साथ बैंक भी अपनी ड्यू डिलिजेंस करता है। तो वो ड्यू डिलिजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी क्लियर है, या उसके ऊपर कितना इंसान को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी जो बैंक की लायबिलिटी है दैट इज लिमिटेड ओनली टू दैट 5 करोड़ जो कि उन्होंने प्रॉपर्टी में फंड किया हुआ है, और बाकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू इज 15 करोड़। तो वो कुछ 15, 20, 25, 50 हज़ार रुपए बचाने के लिए इंसान एक डिपेंडेंसी क्रिएट करता है बैंक के जो लॉयर्स सिर्फ एक लोन पर्सपेक्टिव से बैंक का इंटरेस्ट बचाने के लिए उस प्रॉपर्टी को रिव्यू कर रहे हैं। राइट। सो इज इट लीगल और इज इट एडवाइजेबल और नॉट? नहीं, आप ये पूछना चाहते हैं कि जो एडवोकेट्स होते हैं बैंक के, कि वो एडवाइजेबल राइट है या रॉन्ग है, या नहीं, उनका इंटरेस्ट तो सिर्फ रहेगा प्रॉपर्टी को देखना, उसके पेपर्स को देखना फ्रॉम द पर्पस ऑफ बैंक। बट जब हम ओनरशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हम क्योंकि 10 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ, 15 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ एज अ बायर, तो एज अ बायर शुड आई हैव अ सेपरेट एडवोकेट, या मैं बैंक के जो एडवोकेट हैं फ्रॉम अ लोन पर्सपेक्टिव अगर वो प्रॉपर्टी को रिव्यू कर रहे हैं, दैट इज गुड इनफ? ओके। नहीं, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया जी कि एडवोकेट्स की सर्चिंग रिपोर्ट तो मस्ट है जी, मतलब एक तो होनी चाहिए भी नहीं, मस्ट है, मतलब कंपलसरी है जी। आप 1 लाख से 100 करोड़ तक की प्रॉपर्टी भी अगर खरीदने जाते हैं तो एडवोकेट से सर्च जरूर करवाइए। ठीक बात है सर। जो ठीक है, अब वो बैंक का एडवोकेट अपनी रिपोर्ट दे रहा है, तो वो कौन से लीगल पॉइंट्स बैंक को सेटिस्फाई कर रहा है, और हमें तो होल प्रोस्पेक्टिव से देखना है जी, कि फैमिली डिस्प्यूट है या फैमिली मैटर्स है, कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है, बाद में भी डिस्प्यूट आ सकते हैं। जब डिस्प्यूट आ जाते तो बैंक को केवल क्या मतलब होता है, बैंक प्रॉपर्टी सीज करेगा जी, उसका पैसा नहीं मरता बैंक का। बैंक के पास तो एक बार प्रॉपर्टी का कोई अगर नाम आ गया तो उसको इतने राइट्स हैं कि वो फिर उसी की है। ठीक बात है, 90% उसी की है। तो ये चीज़ें हमको एक एडवोकेट तो जरूरी रखना चाहिए, चाहे बैंक से हम लोन ले रहे हैं
या नहीं ले रहे। लेकिन बैंक से जब लोन ले रहे होते हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत 40-50% आपको सेफ्टी तो है कि एक बैंक का एडवोकेट्स भी सर्च कर रहा है, लेकिन 100% नहीं कह सकते जब तक आपका एडवोकेट्स आप सर्च ना करें कि क्या मैटर है क्या नहीं है, कौन लोन ले रहा, कौन दे रहा, क्या फैमिली मैटर्स है, 12 साल निकला या नहीं निकला जी। क्योंकि बहुत सारे बैंक्स की प्रॉपर्टी में भी प्रॉब्लम आती है। हमारे पास भी कई केस आते हैं, डीआरटी केस भी हमने डील किए कि बहुत सारी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है, लोन वाली ही सेल हो जाती है, दूसरा बैंक भी लोन कर देता, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है उसमें कि सर्चिंग आप करना बड़ा मुश्किल होता है जी। तो अगर आपका एडवोकेट जा रहा तो आपकी 40-50% बैंक का एडवोकेट सेव कर रहा है, 50% हो सकता है आपका एडवोकेट सेव कर दे, तो आप 100% सेफ होने के चांस है जी। तो जितनी भी आप प्रिकॉशन लेंगे तो उतना बेटर है, क्योंकि आप एक बड़ी पूंजी लगा रहे हैं और एडवोकेट्स की फीस कितनी है, अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा रहे हैं। मैं वही तो, अब आप देखिए 1 करोड़ का आपने टर्म इंश्योरेंस लोग ले रहे हैं, है ना, जबकि वो एक मैं समझता ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो ये सब सपने वाली बात है ना आज की डेट में। तो लेकिन एक वो भी होना चाहिए, लेकिन जब उधर 1 करोड़ का जा रहे हैं, आप उधर पूंजी कहां पर लगा रहे हैं, सारी पूंजी आप अपनी प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए आपने एडवोकेट्स को क्या 5,000 रुपए भी दिए एक साल में, क्या 5,000 रुपए भी आपने एडवोकेट्स को देने की मतलब वो नहीं समझा कि भाई ये ठीक है या नहीं है, राइट है रॉन्ग है। तो इस तरह से आपको इस जैसे टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस को जरूरी गवर्नमेंट ने इस तरह के एक एडवर्टीजमेंट किया और लोगों के दिमाग में लगना ये बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये इस तरह का सिस्टम किया है, ये सिस्टम क्रिएट किया गया है जी, है ना, कि भाई आपको टर्म इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए और ये इस तरह का होना चाहिए। तो अब मेडिकल इंश्योरेंस जिसका होता है तो आप समझ सकते हैं हॉस्पिटल में जब वो जाता है उसके साथ क्या होता है। तो ये सारा सिस्टम, लेकिन जब एक एडवोकेट्स आपको काम करने के लिए ही पैसे लेगा, वो आपको सर्च रिपोर्ट ले आएगा और सर्च रिपोर्ट से आपकी एक बहुत बड़ी सेफ्टी आ गई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और फिर आपने देखा होगा अगर आप सिस्टम में या समाज में कहीं पर भी जा रहे हैं, जब कहीं प्रॉब्लम आती है कि एडवोकेट्स बीच में आता है तो इलीगल चीजें वहां से भागनी शुरू हो जाती है। आपने देखा हो, आप कहीं पर भी आप जाइए, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी एडवोकेट्स को बुला लेते हैं या एडवोकेट्स को फोन भी कर देते हैं तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है कि गलत काम ना हो जाए क्योंकि एडवोकेट आ चुका है। ठीक है, तो कितनी बड़ी सेफ्टी आपको मिल जाती है, क्योंकि एडवोकेट्स की सेफ्टी कॉन्स्टिट्यूशन की सेफ्टी है, क्योंकि यहां किसी का कब्जा किया हुआ नहीं है, कोई राज इस तरह से नहीं करा, कोई तानाशाही नहीं है, यह कानून का शासन है। अब कानून के शासन में एडवोकेट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति होता है लोकतंत्र का, जबकि इंपॉर्टेंस दूसरी चीजों की जो है बताई जाती है। लेकिन मैं कहता हूं लोकतंत्र में एडवोकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई व्यक्ति ही नहीं है जी, लेकिन लोग दूर किया जाता है। और करप्शन बढ़ने का कारण एक मेन मेरे हिसाब से यह है कि एडवोकेट्स को सिस्टम से बाहर करना, पब्लिक से बाहर करना, एज ए कंसल्टेंट उसकी इंपॉर्टेंट नहीं बताना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को। सर कई बार ऐसा भी देखा गया है मार्केट के अंदर में। अब मैं थोड़ा सा हमारे जो टॉपिक है इससे डाइवर्ट करके टुवर्ड्स लेगेसी प्लानिंग जाऊंगा। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इंसान की सारी जिंदगी भर की पूंजी, उसके पुराने एंसेस्टर्स की सारी कमाई, वो सारा पैसा इंसान जो है अपने रियल एस्टेट में पूंजी में प्रॉपर्टी में डाल देता है, बट अपने बजट से ज्यादा लेने की कोशिश करता है, कोई प्रॉपर्टी लेता है जी। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को यही नहीं पता कि अपनी लेगेसी प्लानिंग कैसे करें, अपने आगे की पुश्तों के साथ वो कैसे अपनी प्रॉपर्टी को प्लान करके चले कि उनको उनके जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनके वृद्ध एज में जब वो ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है उनके पास में, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर पा रहे हैं, तब वो अपने फैमिली को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल कन्वीनियंट और क्लियर प्रॉपर्टी दे पाए। हाँ, जनरली जो लोग अवेयर रहते हैं वो करते भी हैं, फैमिली सेटलमेंट करते हैं काफ़ी। जैसे कि प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है या किसी का एक प्लॉट है उस पर कई फ्लोर हैं तो वो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हम देखने को मिल रहे हैं। बुजुर्ग चले जाते हैं तो बाद में जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर झगड़ा होता है, तो उसलिए उनको एक अपनी प्लानिंग पहले से करके रखनी चाहिए। एक एडवोकेट्स के पास जाना चाहिए जब ऐसी स्थिति आ जाए, या कभी भी जा सकते हैं। जब आपके नाम पर प्रॉपर्टी है तो पहले से भी कभी भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में ही जाए जी, है ना, क्योंकि आप किसी के नाम तो कर नहीं रहे, लेकिन प्लानिंग आप कभी भी बना सकते हैं जी। तो अब जनरली एक ट्रेंड सा आपने देखा होगा कि जब ओल्ड हो गए तभी एडवोकेट्स को बुलाइए। अरे आप जब अच्छे हैं, अच्छी सेहत है, आप यंग हैं,
तो यंग एज में भी आप एडवोकेट्स के पास जा सकते हैं और प्लानिंग पूछ सकते हैं और वो चीज़ करके रख सकते हैं। आपको सबको पता चल जाता है कि भाई जब 50 ईयर्स की ओल्ड हो गए या 60 ईयर्स हो गए कि भाई मेरे 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो इनमें मेरे प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड करनी है। तो आप जो एक लीगल पेपर्स है जी या लीगल पेपर्स कैसे आपको बनाने हैं, एक सेटलमेंट या एक हमारे इसमें सेटलमेंट ही जनरली फैमिली में होता है। कुछ लोग विल की भी बात करते हाँ, हैं जैसे सर, हम विल की कितनी लीगैलिटी है सर? विल की लीगलिटी ये कि विल अगर आप पहले आप बनाते हैं और वो तो बहुत बेटर होता है कि भाई सामने कुछ भी आप लिखित में करिए और रजिस्टर कराइए। जी कुछ भी आप करिए, क्योंकि कहीं पर विल आ रही है, कहीं पर आप प्रॉपर्टी नाम पर भी सीधा कर सकते हैं, है ना, और सीधा कोई फैमिली सेटलमेंट भी एक कर सकते हैं कि भाई ठीक है ये प्रॉपर्टी मैं इनको दे रहा हूँ। तो कई पेपर्स होते हैं, लेकिन विल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको रजिस्टर करा दे तो ज़्यादा बेटर है, फिर बाद में उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अपने सामने ही अगर उसको रजिस्टर करा दे तो, क्योंकि रजिस्टर जब विल हो जाती है तो फिर उसको चैलेंज नहीं करता कोई, है ना, नहीं तो फिर उसे चैलेंज कर देते हैं सब, कोई दूसरा भी सिग्नेचर दिखा देता है कोई, इस तरह की तो लीगलिटी बढ़ जाती है, उसमें लिटिगेशन बढ़ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम से जो आपने ये बताया कि उससे पहले हम एक एडवोकेट से जरूर एडवाइस ले लें कि जब आपको लगे कि भाई अब मेरे को इनको कुछ दे देना चाहिए अपनी फैमिली को, या इनको मेरे को पार्टीशन कर देना चाहिए, या ये प्रॉपर्टी कैसे होगी, 4 प्रॉपर्टी मेरे पास है या 4 फ्लोर मेरे पास है, कौन सा किसको देना है, तो ये एकदम क्लियर कर देना चाहिए। उसमें जरा सा भी कोई पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ भी छोड़ा उसमें तो वहीं पर ही डिस्प्यूट होना, और वो जो आपने अपनी सारी कमाई आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे सुखी रहें, और आपकी जो कमाई है, जो आपकी कड़ी मेहनत से कमाई है, आपके बच्चे उसको सही से उपयोग करें, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप जितनी मेहनत कमाने में कर रहे हैं तो आगे बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, तो उतनी ही मेहनत थोड़ा कागजों में भी कर लें। थोड़ी सी मेहनत लगती है, उतनी मेहनत तो नहीं, बहुत थोड़ी सी लगती है। आप किसी एडवोकेट के पास 1-2 हज़ार 2-4 हज़ार रुपये भी खर्च कर ले, जब आपने करोड़ों खर्च किए, ताकि आपकी जो फैमिली है वो आगे सुखी रहे और कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर उनमें झगड़ा हो जाता है तो वो सारी मेहनत खराब हो जाती है, जग जाहिर वो झगड़े से हो जाते हैं, तो फिर उसमें आगे उनकी तरक्की नहीं हो पाती, तो सारी बड़ी टेंशनें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका। आजकल आपने जनरली मार्केट में देखा होगा सर कि ये चीज़ यूट्यूब में भी काफ़ी जगह पे डिस्कस किया जा रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदी और बिल्डर ने उसको बनाया नहीं या टाइम पे डिलीवर नहीं किया, उस केस में इंसान के पास क्या क्या लीगैलिटीज अवेलेबल हैं या लीगल रिकोर्स अवेलेबल है, ये सोचते हुए कि दिल्ली के बिल्डर फ्लोर की मार्केट में रेरा अभी एप्लीकेबल नहीं है। इस केस में लोग जनरली अपनी प्रॉपर्टी या तो कोलैबोरेट कर लेते हैं और एक बिल्डर को देते हैं कि वो 1 फ्लोर के एवरेज में उनको कंस्ट्रक्शन करके दे, या वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बुकिंग में प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जिसकी की डिलीवरी 18 महीने 24 महीने या 1 साल के अंदर आने वाली है। बट अगर बिल्डर उसको नहीं कंप्लीट करता समय पे, तो इंसान के पास क्या लीगल रिकोर्स होता है सर? देखिए, जब आप कोई प्रॉपर्टी बुक कर रहे होते हैं जी, तो उसमें एक एग्रीमेंट आपका बनता है जी, तो उस एग्रीमेंट को जब आप बनाए तो उसमें एक लीगल कंसल्टेंट अपने पास रखें, और अगर आपने बुक कर लिया तो उसमें जो कंडीशंस होती हैं, सभी जनरली जब बिल्डर्स के पास आप जाएंगे तो बड़ी अच्छी अच्छी कंडीशंस डालते हैं कि आपको हम बना कर नहीं देंगे तो ये पेनल्टी देंगे, इतना इंटरेस्ट देंगे, है ना, और ये पैसा अगर नहीं देते तो हम पैसा रिटर्न करेंगे। तो वो सब सारी चीज़ें उसमें जनरली लिखी हुई होती हैं जी। हाँ, अगर किसी ने कर लिया तो वो लिखित में देखे क्या क्या है, वो एडवोकेट्स के पास जाएं अपने, है ना, और उस एडवोकेट्स के पास जाए, जितना डिले उन्होंने कर दिया वो कंपनसेशन ले उनसे, उस हिसाब से। एडवोकेट्स के पास जाने से डरे नहीं, कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में आप अगर कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हो रही तो जाइए, डर उसको लगना चाहिए जो क्राइम कर रहा है, आपको नहीं। कोर्ट में जाने से, कोर्ट में जाने से जनरली जो विक्टिम है वो डरते हैं, इस वजह से जो क्राइम करते हैं उनका हौसला बढ़ने लगा है जी। प्रॉब्लम ये भी आ रही है एक, अब देखिए, अब बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं, बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं, लोग अब दबाने की कोशिश करते हैं, अरे नहीं पुलिस में नहीं जाना है, एडवोकेट्स के पास नहीं जाना, कोर्ट में, लेकिन जाइए, पुलिस भी आपकी सेवा के लिए है, एडवोकेट्स भी आपकी सेवा के लिए है, सारा सिस्टम विक्टिम की सेवा के लिए है। बट विक्टिम ही सबसे ज्यादा डरता है। हाँ, विक्टिम डरता है आप समझिए। तो हम ये कहते हैं हमको ये थोड़ा सा अवेयरनेस लानी होगी कि विक्टिम को नहीं डरना चाहिए। आप देखिए, जरा सा 100 नंबर पर फोन करिए, पुलिस तुरंत आ जाती है। आप क्यों डरते हैं पुलिस को बुलाते? कभी पुलिस विक्टिम को कुछ नहीं कहती है, नहीं कहने का राइट है उसके पास। अरे भाई, आप बुला रहे तो आपको क्यों कहेगी जी। सर, एक और कंसर्न था इसी रिलेशन में कि कई बारी ऐसा देखा गया है, जो कि मार्केट के अंदर में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, कई बारी
अगर मैं एक बिल्डर हूं राइट, और मैंने एक फ्लैट किसी कस्टमर को बेचा, वन ऑफ द 4 फ्लोर्स 5 फ्लोर जो मैं बिल्डिंग में बना रहा हूं, और क्लाइंट उसकी पेमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, उस केस में एज अ बिल्डर मेरे पास क्या क्या रिकॉर्ड्स अवेलेबल? देखिए मैंने पहले ही बताया आपको, क्योंकि जब भी आप टोकन दे रहे होते हैं या कोई टोकन से ज़्यादा अमाउंट दे तो एग्रीमेंट होता ही होता है जी, है ना। अब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कौन नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी जब एग्रीमेंट में हो, आप जा रहे हैं कोई भी थ्रू एग्रीमेंट ही जाएंगे, बिना एग्रीमेंट के कोई प्रॉपर्टी आप सेल परचेज करते ही नहीं। तो अब उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको चलना होता है। मान लीजिए आपकी तरफ से पेमेंट लेट हो गया या सेलर बायर किसकी तरफ से लेट हो रहा है, तो आप एडवोकेट से उसमें रेमेडी होती है, आप लीगल नोटिस दीजिए, एडवोकेट्स के पास जाइए, लीगल नोटिस दीजिए, जो भी उसको फॉलो नहीं कर रहा है उसको लीगल नोटिस बाय 15 डेज में करिए, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो ये सिस्टम बना हुआ है। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई 4th फ्लोर लिया, या बिल्डर आपकी रिक्वायरमेंट या आपका कब्जा नहीं दे रहा, तो उसके साथ भी एग्रीमेंट है, या जिसने से आप बायर है उसके साथ भी एग्रीमेंट है। तो जो भी उसमें आपको लिखा हुआ है टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी फॉलो नहीं कर रहा, तुरंत एडवोकेट के पास जाइए, लीगल नोटिस दिलवाइए, और कोई ऐसा कुछ क्राइम कर रहा है तो तुरंत पुलिस के पास जाइए, FIR दर्ज कराइए। सिस्टम बना हुआ है। लेकिन सिस्टम क्या है, लोग जाते नहीं, जैसे मैंने बताया, आप तुरंत जाइए। अगर क्योंकि पैसे का भी सिस्टम है, पैसा अगर आप इलीगली या इंटेंशनली मारना चाह रहे हैं, या कहीं भी वो उसमें कोई आपकी इंटेंशन रॉन्ग इंटेंशन दिखाई दे रही, तो उसमें भी एकदम से क्रिमिनोलॉजी आ जाती है हमारी जो है। तो उसमें आप जाइए कि भाई सेक्शन के अकॉर्डिंग पुलिस देखेगी उसको, अगर आपके साथ क्राइम हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है, और आपके साथ अगर बिल्डर उसकी रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो बिल्डर जो है आप तुरंत उसको नोटिस दीजिए, और नोटिस नहीं दी, बिल्डर वहां से रजिस्ट्री नहीं कर रहा तो तुरंत कोर्ट रजिस्ट्री करेगा, कोर्ट के पास राइट है जी। सिस्टम में जाइए, सिस्टम बना हुआ है। आज इसमें क्या एक गैप आ गया है, हर स्टेप पे एडवोकेट्स बैठा हुआ है। सर कई बार ऐसा देखा गया है कि लीगल प्रोसीजर फॉर कोर्ट्स, अभी जैसे आपने कोर्ट्स के बारे में एडवाइजरी दी, कोर्ट्स में जाने से जनरली जनता इसलिए डरती है बिकॉज इट मे टेक टाइम। आज अगर मैंने एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूं अपनी, या मैं कोई प्रॉपर्टी मेरा कोई क्लाइंट अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो उनका उस प्रॉपर्टी को बेच के उस पैसे जो उस प्रॉपर्टी को बेचने से निकलेंगे या रिकवर होंगे, उससे कुछ ना कुछ करने का या कोई और प्रॉपर्टी खरीदने का एक बैक टू बैक अरेंजमेंट। कोर्ट के मामलों में जाने से पहले इंसान डरता है कि कहीं मेरी प्रॉपर्टी कहीं लंबे समय के लिए ना फंस जाए। राइट। तो इसको अगर हम किस किस मॉडलिटीज की वजह से क्या प्रोसीजर कर सकते हैं, या कोई हमारे पास प्रावधान है कि हमारे इमीडिएट इंटरिम रिलीफ? देखिए होता क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है। आप कोई एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट में भी टाइम लिमिट होती है जी, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको लीगल प्रोसेस अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपका एग्रीमेंट जो है बेकार हो जाएगा जी। तो वो तो कंपलसरी है आपको करना, तो आपका जो सारी पूंजी खराब हो जाएगी। नहीं तो फिर आप कोर्ट में जब टाइम निकल जाएगा तो किसके हाथ में चलेगा? फिर तो जिसने पैसा लिया आपको उसके हाथ में चलेगा मैटर, वो दे या ना दे, क्योंकि आपने तो जो टाइम लिमिट उसमें थी वो आपने निकाल दी। तो आपने जो एग्रीमेंट में किया हुआ है, और फिर आपने एक बात कही कि कोर्ट के पचरों में नहीं पढ़ना चाहते या टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये बातें गलत है कि टाइम ज़्यादा लगता है। ओके। हाँ, ये बातें हम एक र्यूमर की तरह से हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, एक प्रोसेस में आपको आना है। देखिए आप अगर किसी पर क्लेम करते हैं, तो जब से आपको प्रॉब्लम आई, जब से आपने क्लेम कर दिया, आपका वो पैसा अगर 10 साल बाद भी मिल रहा है तो आपको तब से इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका क्या नुकसान हुआ? आपको जाना पड़ा हुआ, लेकिन वो उससे पहले तो पैसा बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था अगर आप कोर्ट में नहीं जा रहे थे। जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम वो भी फेस कर रहा है जिस पे आपने केस डाला है। आप अपने ऊपर ही क्यों समझ रहे? आपको अपना केस तो उसके ऊपर हुआ है, तो डरना तो उसको चाहिए। ठीक। और आप जब सिस्टम में आ गए तो सिस्टम में कोई ना कोई डिसीजन तो होना है, और आप अगर जेन्युइन है तो आपके फेवर में आना ही आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर जेन्युइन है और आपके खिलाफ आ जाए, ऐसा नहीं है। न्यायपालिका न्याय दे रही है, लेकिन हम डर जाते हैं, हमें कोर्ट में जाना। अरे भाई आप डर क्यों रहे? आपको रेमेडी के लिए बैठा हुआ वो सिस्टम, आपके लिए ही बैठा हुआ है। आपको ये मान के जाना चाहिए, सभी कोर्टों में लिखा होता वादी का हित सर्वोपरि है, तो वहां पर जाइए, लेकिन आप डरिए मत। आप अपने राइट्स की तरह से जाइए, मेरा राइट है यहां पर आने का। ये सरकार क्या होती है? सरकार नहीं है, वो सेवक है, क्योंकि सैलरी लेने वाला सेवक होता है। आप उसको मालिक मत मान लिए, तो जनरली मालिक मान लिया जाता है, इसमें सिस्टम से डर जाता है। अरे आप मालिक खुद हैं, पब्लिक मालिक है सिस्टम की। जी बताइए। ठीक बात। एक
ये अभी तक हमने सर डिस्कस किया प्रॉपर्टी के बारे में, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल प्रोसीजर, एक लीगल कंसल्टेंट, एक लीगल प्रोफेशनल की, फिर हमने बात करी लेगेसी की, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। अब मैं एक टॉपिक को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। टॉपिक ये है कि कई बारी प्रॉपर्टी इंसान के पास खुद की है, वो अपने घर में रह रहा है, उसके घर के सामने, जो कि उसकी खुद की अधिकृत जगह नहीं है, उसकी खुद की जगह खरीदी हुई स्पेस नहीं है, वहां पे कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लेता है। स्पेसिफिकली किसी ने कोई ढाबा बना लिया, कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर का गराज बना लिया, तो उस केस में इंसान क्या कर सकता है? उससे उसके डायरेक्टली उसकी मलकियत पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बट उसकी घर की एम्बियंस, उसकी घर की जो एंजॉयमेंट थी, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट, डिस्टर्बेंस आ गया। तो देखिए, आपने पहले जैसे कहा कि वो इलीगल बैठा हुआ है ना, और अब सिस्टम एक बना हुआ है कि वो इलीगल बैठा या नहीं बैठा, अगर आप जाओगे तो सिस्टम देखेगा उसको इलीगल बैठा या नहीं बैठा। तो मैंने जैसे पहले बताया, वहां पर एडवोकेट्स काम करेगा, और उसमें इतनी सारी रेमेडीज है, और इमीडिएट रेमेडीज है, इंजेक्शन की तरह से है। अच्छा, हाँ, कोई इलीगल बैठ नहीं सकता है जी, लेकिन आप किसके थ्रू अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं जी, किसको राइट से उसको हटाने का उसके पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं आप। तो सबसे पहले आपको एडवोकेट्स के पास जाना होगा, वो सारी सिस्टम, सारी रेमेडी के बारे में आपको एडवाइस करेगा। तो अब आपके हाथ में रहता कौन सी रेमेडी आपको लेनी है। रेमेडी 200% मिलेगी आपको, इलीगल चीजें तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन हम क्या है, चल रहा चलने दीजिए, डर जाते हैं। डरना नहीं है, आपको यह मानना है कि सिस्टम हमारे लिए है, देश के लिए, देश की जनता के लिए है, सेवा करने के लिए है, और कानून से चलने के लिए है। गैर कानूनी काम तो कोई कर ही नहीं सकता। आज ये गैर कानूनी काम करके बचा कौन है? चाहे कोई कितना ही बड़ा प्रधानमंत्री रहा हो, मंत्री रहा हो, कितना ही बड़ा बदमाश कोई रहा हो, बचता कोई नहीं है। जब आप लड़ते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन डर जाते हैं। डरिए मत, इस सिस्टम को अपना समझिए, आप इसके मालिक हैं, एक एक बच्चा इसका मालिक है, सब लोग यहाँ के रहने वाले सब मालिक हैं, क्योंकि इस भारत देश के रहने वाले सभी मालिक हैं, और सिस्टम उनकी सेवा के लिए, सिस्टम को जॉब को सर्विस कौन देता है, मतलब फंड कहाँ से आता है? पूरे भारत जनता से आता है। तो इस लोकतंत्र का मतलब यह है कि जो सरकार है, वो सरकार इस भारत की जनता की सेवा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, राजा भी यही होता था, पहले अपनी गर्दनें कटवाता था, आज सेना है, आज पुलिस है वो उसके रूप में, तो वो हमारी सेवा के लिए। लेकिन हम सोचते हम पचड़े में फंस जाएंगे तो आपको मकान गया, फिर आप उसको सस्ता बेचने की कोशिश करेंगे, तो आप कितनी प्रॉब्लम में आते चले जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज पे ही जब वो इलीगल एनक्रोचमेंट कर रहा था उसी समय आप अगर उसकी कंप्लेंट करते तो 99% चांस है कि वो हट जाता वहां से जी। तो ये हमें देखना होगा कि आपको सिस्टम की हेल्प लेनी होगी। सिस्टम आपकी हर पॉइंट की सेवा करने के लिए बैठा, सभी तरह के कानून बने हुए, इतना कानून बना हुआ है कि हम रात दिन रिसर्च करते रहते हैं कानूनों पर ही, तो वो सब जनता के लिए ही करते रहते हैं। तो आप आइए, तुरंत आइए, और तुरंत सबसे पहले एडवोकेट्स के पास आइए, क्योंकि लोगों ने देखा अब कोई मोहल्ले में कोई नेता टाइप हो गया कुछ, तो उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूँ एडवोकेट्स के पास आइए, क्योंकि कोई भी काम होना वो कानून रूप से होना, गैर कानूनी काम मत करिए, गैर कानूनी लोगों के पास भी मत जाइए। अपनी कोई प्रॉब्लम्स है तो एडवोकेट्स ही इस चीज़ों को अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं हर पॉइंट्स पे आपको बोल रहा है कि हर जगह एडवोकेट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। डेफिनेटली सर, आई नो एक प्रोफेशनल की आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जितनी ज़्यादा एक डॉक्टर की इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंपॉर्टेंस है, वैसे ही एक लीगल कंसल्टेंट की इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की इंपॉर्टेंस है। एंड व्हाट आई फील पर्सनली कि इंसान चाहे कैसा भी हो, अपनी एजुकेशन और अपनी कंसल्टेंस, इसको अगर इंसान सही रूप से मास्टर कर ले, अपने पास सही तरीके के कंसल्टेंट्स रखे और अपनी एजुकेशन को अब्रेस्ट रखे, राइट, तो उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बिल्कुल। इसके साथ सर अब एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, जो कि हमने बहुत ज़्यादा लेटली देखा है कि
जनरली साउथ दिल्ली में जो कि मेरी मार्केट है, उसमें कई क्लाइंट्स जो हैं वो अपने फ्लोर को किराए पे दे देते हैं, कई बारी एम्बेसीज को, कई बारी डिप्लोमेटिक मिशंस को, कई बारी किसी मल्टीनेशनल कंपनी को, और ओनर की तरफ से कई बारी लॉक इन पीरियड होता है उसमें। नाउ जो टेनेंट है उसने ओनर से लॉक इन पीरियड लिया हुआ है, बट कई बारी पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए या फंड को वापस अपने कहीं और यूटिलाइज करने के लिए इंसान उस फ्लोर को बेचना चाहता है। उस केस में जो नया परचेजर आएगा, क्या वो ज़रूरी है कि वो उसके लॉक इन पीरियड को अडियर करे, या उसके पास कोई टर्मिनेशन राइट रह जाता है? क्योंकि उसने जो नया खरीद रहा है उसने कोई कमिटमेंट नहीं करी। राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये भी एनालिसिस का एक क्वेश्चन आपने पूछा, लेकिन मैंने आपको बताया सभी क्वेश्चंस का एक ही जवाब है कि एक एग्रीमेंट उसने जो बनाता है टेनेंट, जब टेनेंट से एक राइट ले लेता थ्रू एग्रीमेंट, उसने उसके पास राइट आ गया जी थ्रू एग्रीमेंट जी, तो उस एग्रीमेंट में टर्मिनेशन का भी पॉइंट होता है जी कि किस स्टेज पर टर्मिनेशन किया जा सकता है। तो उसमें यह भी होता है कि ऑनर अगर उसको टर्मिनेट करता तो क्या कंपनसेट करेगा जी। तो उसमें अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर का क्या उसमें टर्म्स कंडीशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना होगा। ओके, हाँ, और तो आप उसमें तो अगर आपको उसमें टर्म्स कंडीशन में आपको लग रहा है कि आप अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो उसमें अगर आपके पास राइट आ रहा है ट्रांसफर के बाद, तो ये देखना होगा आपको, नहीं तो फिर आपको जिससे आप जो ऑनर है, ऑनर से उस कंडीशंस पे आपको डिस्कस करना होगा कि भाई ये प्रॉपर्टी तो आपने पहले से ही किसी को राइट दे दिया जी, तो उस पर आपको उसका जो एग्रीमेंट है वो किसी एडवोकेट से आपको उसको पढ़वाना होगा, रीडिंग करानी होगी, थोड़ा उसको जाना होगा कि कौन सा इसका टर्म्स कंडीशन या कौन सा पॉइंट्स हमारे अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, इसमें क्या ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में ना आ जाए आगे। हाँ, तो वो सब वहाँ उसी पर मिलेगा आपको, और उसका सॉल्यूशन भी आपको एडवोकेट्स बताएगा जी। हाँ, तो ये उसमें कहीं पर कुछ ऐसा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, लेकिन कहीं पर भी कोई आपको राइट्स, उसको ऑनर ही उसका सॉल्यूशन देगा। ऑनर से लिखवाइए कि अगर वो लॉकिंग पीरियड के बाद खाली कि भाई ठीक है मैं उसमें, तो सारी चीजें उसमें टर्म्स कंडीशन आप एग्रीमेंट करिए, फिर उसको इंफॉर्मेशन दीजिए जो टेनेंट है कि भाई हम इसके साथ जा रहे हैं, आप क्या कैसे करेंगे। आपको अगर पहले से ही उसको पैसे की जरूरत है जैसा आपने बताया, और पहले से ही वो पैसा लेना चाहता, तो आपको उसको इन्फॉर्म भी कर देना चाहिए मेरे हिसाब से कि टेनेंट को कि भाई इस प्रॉपर्टी को हम परचेज करने जा रहे हैं, तो आप आगे टर्म्स कंडीशन हमारे साथ डिसाइड करना चाहोगे या बाद में, या आप उसमें, तो ये सारी तीनों उसमें क्योंकि पार्टी हो जाती है। टेनेंट भी अगर थ्रू एग्रीमेंट चला गया है तो एक पार्टी उसके पास राइट है, अथोराइज राइट है, तो आपको उससे भी डिस्कस करना चाहिए। और एक लिखित में अगर आप वो कहते हैं ठीक है, लेकिन ऑरली नहीं, वो टेनेंट से भी आपको लिखित में लेना होगा कि आप जब ये आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी तो मैं आपके साथ इस तरह से बिहेवियर करूंगा या इस कंडीशन में आपके साथ रहूंगा, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। तो ये थ्रू सब एडवोकेट्स के आप कराइए, एडवोकेट्स टेनेंट के साथ भी आपका एग्रीमेंट बनवा देगा कोई, अगर टर्म्स कंडीशन ऐसी है कि भाई मैं इस पीरियड को खाली ही कर दूंगा जब आपके पास ये इतने पीरियड तक मैं रहूंगा, और ऑनर से भी उस पर सिग्नेचर करवा लीजिए। तो ये सारी चीजें एट द टाइम देखी जाती है कि कहाँ पर क्या एग्रीमेंट, अगर हमारे सामने एग्रीमेंट है तो उसका हम सॉलिड आपको आंसर दें, लेकिन आपको ऑरली हमने एक जनरली आपको बता दिया कि आपको थ्रू जो एग्रीमेंट बना हुआ उसके ही थ्रू जाना चाहिए, और उसमें कई प्रॉब्लम्स फिर भी आपको लगती है तो ऑनर्स के से डिस्कस करना चाहिए, ऑनर से उस तरह की टर्म्स कंडीशन पर एक एग्रीमेंट कराना चाहिए। सर, जो हम लोग अभी अग्रसर जा रहे हैं अपनी आज की पॉडकास्ट की जर्नी के, आपसे बात करते हुए मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतना समय हो गया, बट आई वुड लाइक टू आस्क एक दो क्वेश्चंस और छोटे छोटे जो मेरे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पैरामाउंट इम्पोर्टेंट, हमने सारी चीज़ें ओवरऑल एक रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन पर्सपेक्टिव से सीख ली, समझ ली, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि टेनेंट उस घर में मकान में रह रहा है, ओनर बाहर रहता है, आपने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया और टेनेंट से आपकी बात हो गई, बट कुछ डिस्प्यूट हो गया, जो जनरली ये मेरे एनआरआई क्लाइंट्स के लिए, एनआरआईज जब अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज करते हैं राइट, तो उनको कई बार ये भी एक बहुत बड़ी फिक्र का पॉइंट है, टेंशन का पॉइंट है, स्ट्रेस का पॉइंट है उनके लिए कि कल को अगर कोई खुदा ना खास्ता डिस्प्यूट हो जाए तो उनको अपनी वहां पे पूरी जीविका, अपनी पूरी लाइफस्टाइल, अपना पूरा लाइफ छोड़ के यहाँ पे आके केसेस को हैंडल करना पड़े। राइट, सो दैट इज अ बिग कंसर्न जो कि मेरे
कई हाँ, एनआरआई ये NRIs फेस के कर रहे दिमाग हैं, में फेस कर रहता रहे हैं, है। फेस कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या प्रावधान है कि उनकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, या आजकल जैसे कोर्ट्स भी ऑनलाइन लग रहे हैं, या हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस हैं ऐसी जो हम लोग कर सकते हैं, मोडालिटीज ऐसी हैं कोर्ट्स की जो हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, या किसी को वो पावर टॉनी दे सकते हैं उनके बिहाफ पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की, या क्या कैसे हम उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड करें और उनके इस इशू को रिजॉल्व कर पाए? देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर जनरली ये बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, और कई जो है इसमें लिटिगेशन भी काफ़ी है दिल्ली में जी। जो एनआरआई के साथ, और फैमिली डिस्प्यूट भी काफ़ी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जब कोई बाहर रह, एक तो उसका ये हो जाता है बाहर रह रहे हैं, जी। तो लोगों की थोड़ा सा हिम्मत बढ़ जाती है कि वो तो बाहर रहता है, कैसे आएगा, कैसे करेगा। तो ये सारी चीज़ देखने के लिए जो एनआरआई को एज एडवोकेट से कंसल्टेंसी लेकर उसको एक एग्रीमेंट इस तरह से बनाना चाहिए, और अटॉर्नी भी वो दे सकते हैं। अगर अटॉर्नी, क्योंकि अटॉर्नी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में तो बैंड है, आप किसी अगर आप उसकी देखभाल के लिए अटॉर्नी ले सकते हैं कि भाई आप ये जो है अगर मेरे जो रिप्रेजेंटेशन ये कहीं पर करेंगे, तो इस तरह की अटॉर्नी मिल जाती है रिप्रेजेंटेशन के लिए। जी। आपको कोर्ट में भी रिप्रेजेंटेशन के लिए मिल जाती है, लेकिन कहीं कहीं फिजिकली अगर रिक्वायरमेंट है तो वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट उनको बुलाते या नहीं बुलाते। बहुत सारे एनआरआई हमारे पास केस भी है, तो उनको आना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया से कहीं से, कोई फैमिली जो कहीं पर विटनेस में बुलाना होता है, गवाही में बुलाना होता है, तो आना पड़ता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि सर्कमस्टेंसेस पे कि प्रॉब्लम किस तरह की आई है, तो उसी तरह से उनको चलना होता है। बाकी प्रॉपर्टी उनके नाम पर ही रहेगी भाई। जो टेनेंट आ गया तो टेनेंट के नाम पर कभी नहीं हो सकती प्रॉपर्टी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स फेस होती है कि वो खाली करने के लिए कुछ कंपनसेट उसको करना पड़ जाए, या कुछ इस तरह की बातें होने लगती है। तो ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे कि कैसी सर्कमस्टेंसेस, किस समय कैसी है। उसको वैकेंट कराना तो क्या आपकी टर्म्स कंडीशन थी उसके साथ, क्या एग्रीमेंट बना था, क्या एग्रीमेंट जब आपका ख़त्म हो गया, उसकी टाइम लिमिट ख़त्म हो गई, तो टाइम बाद तो उसमें आपने आगे क्या किया, या खाली कराने के लिए कब से आप कह रहे हैं। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एक एडवोकेट शो रखते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उनके नाम पर है। थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन उनके नाम से कोई नहीं ले सकता। तो एक एडवोकेट को रखिए आप, और उसी तरह से पेपर बनाइए। और ये जो आपने बताया कि भाई उसको फिजिकली आना या नहीं आना, तो ये डिपेंड करता है कि डिपेंड्स ऑन कोर्ट्स के कैसे वो किस तरह का ऑर्डर आ रहा है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो ये इस तरह से है। और कोर्ट्स किस तरीके से अलाउ भी कर रहे हैं कि भाई आप ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन फैसिलिटी तो आजकल सभी मतलब आने लगी है। तो अब ऑनलाइन एनआरआई के लिए देते हैं, या विटनेस या गवाही के लिए बुलाते हैं, तो कुछ आना भी पड़ सकता है, कभी कभी आते भी हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि भाई कैसा आना चाहिए। इसमें प्रोसीजर को अडॉप्ट तो कर नहीं सकते। जब कोर्ट की जरूरत होती है तो ऑनलाइन भी आना पड़ेगा और फिजिकली भी आना पड़ेगा। तो इसमें कुछ इससे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि उसको फिजिकली आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। डिपेंड करता है कोर्ट पर कि किस तरह की केस, किस तरह का क्या रिक्वायरमेंट है केस पर। बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, मेरे को लग रहा है कि जुडिशरी भी उस तरीके से धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। हाँ, अग्रसर हो रही है। जुडिशरी में इस तरह की जो प्रोग्रेस है वो अभी स्लो लेवल पर है, जैसे और सिस्टम में आ रहा है। जैसे मोदी गवर्नमेंट जब से आई तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन करने की कोशिश की जी, और उन्होंने फिर कोर्ट को भी ऑनलाइन करने की कोशिश, लेकिन कोर्ट के सिस्टम अभी ऑनलाइन इस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। क्योंकि अब इतने सारे लोग लिटिगेंट्स जाते हैं, एडवोकेट्स जाते हैं, इतना बड़ा पार्किंग प्रॉब्लम हो गया है। तो जितना ऑनलाइन आएगा सिस्टम तो उतना ज़्यादा ये ठीक रहेगा, लोग काम भी ज़्यादा कर पाएंगे। अब इतने कोर्ट है, एक कोर्ट में काम करें, दूसरे में जाए, तीसरे में जाए, कैसे जाए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन आप एक ही जगह पर सारा काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रियों में तो जाना ही नहीं होता एडवोकेट्स को, एक बार फाइल बनाकर दे दिया तो फाइल अपना कोर्ट देख रहा है कि भाई क्या चीज़ गलत है, अगर उसको ज़रूरत होगी तो बुला लिया, नहीं ज़रूरत हुई तो डिसीजन दे दिया। तो कितना अच्छा मैटर है। आज हम बार बार कोर्ट में जाते हैं। तो इस सिस्टम को हमें सुधार करना होगा, और मैं समझता हूँ इसकी सबसे ज़्यादा आज ज़रूरत है इस सिस्टम को ऑनलाइन लाने की और सिस्टम में सुधार करने की, कि जल्दी से जल्दी न्याय पे जाया जाए, जल्दी जल्दी न्याय मिले। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी गवर्नमेंट ने जो एक अभी नए कानून लाए, उस कानून में सबकी लायबिलिटी फिक्स करी है कि जल्दी से जल्दी जो है डिसीजन हो। तो उसमें जो है उसमें डिसीजन जल्दी है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें डेवलप करके देना होगा, क्योंकि पुराने केसेज बहुत सारे पेंडिंग है। ये पुराने केस पेंडिंग, तो नए केस को किस तरह से करना। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस तरह का दें। बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, जजेज की भर्ती ज़्यादा हो, जजेज की भर्ती होने के बाद ज़्यादा कोर्ट की डिस्टेंस कम की जाए। आप तहसील लेवल पर कोर्ट किया जाए, मैं समझता हूँ ब्लॉक लेवल पर कोर्ट किया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब कोर्ट होता था, जब पॉपुलेशन 1/3 भी नहीं थी आज की, और आज 100 CR से ऊपर की है, लेकिन कोर्ट वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बना हुआ है। तो जो पूरी डिस्ट्रिक्ट में हमारी पॉपुलेशन नहीं थी, आज एक ब्लॉक लेवल पर हो गई है।
एक सेक्टर में होगी, इतनी पॉपुलेशन हो गई है, लेकिन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है। तो अब तो इस तरह से उनको आपको डिसेंट्रलाइज भी करना होगा, जगह जगह कोर्ट बैठानी होगी। जितनी डिसेंट्रलाइज हम करेंगे, जितनी कोर्ट पास में होगी लोगों के, तो उतनी अवेयरनेस भी बढ़ेगी और उतना क्राइम भी कम होगा। तो और केस और मैं समझ जस्टिस भी जल्दी होगा, न्याय भी जल्दी मिलेगा, ऑर्डर भी जल्दी होंगे। तो इसमें और काम करने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट में इसमें तो कर रही है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें काम करने की ज़रूरत है। पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है और फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल हूँ आपके और गवर्नमेंट के हमारे। चलो हम कहीं पहुंचे नहीं, बट शुरुआत तो हुई। हाँ, यस, शुरुआत है, लेकिन न्याय के क्षेत्र में भी इसी तरह से क्रांति आनी चाहिए जैसे और क्षेत्र में आ रही है। तभी हम जो है एक कह सकते हैं संपूर्ण रूप से कि एक लोकतंत्र हमारे देश में इसी सारी मजबूत हो रहा है। को लग रहा है कि लोगों का डर, लोगों का भय, एक न्यायपालिका से दूर भागने का एक ये भी एक डर कम होगा, मेरे को लग रहा है। डर कम ही के भाई बहुत दूर जाना पड़ेगा, वो पूरा दिन वेस्ट करना होगा। जब पास में कोर्ट होगी तो कभी भी जा सकता है जी। तो ये इससे भी एक डर कम होगा। तो हमें सिस्टम के पास पहुंचाने के लिए लोगों को फैसिलिटी ज़्यादा देनी होगी, तो सिस्टम के पास जाएगा। जैसे आज टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इतना ज़्यादा लोगों ने कंपलसरी समझ लिया, जबकि कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपलसरी समझ लिया, तुरंत लेना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो रहा है। ऐसे न्याय के क्षेत्र में भी क्रांति आनी चाहिए। तो मेरी सरकार से भी डिमांड है कि इन चीज़ों को देखें, और पब्लिक भी सभी एक मेरी रिक्वेस्ट है, ये अनुरोध है कि सिस्टम से ना डरे, सिस्टम में जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी क्राइम से बच सके कि हाँ हमारे पूर्वज लड़े थे और हमने क्राइम नहीं होने दिया, क्राइम को ना होने दें। सिस्टम में आए, लड़ना सीखे, आगे आने वाली पीढ़ी को भी लड़ना सिखाएं कि सिस्टम तो आपके लिए है। इस सिस्टम को अगर हम जाएंगे तभी तो यूज होगा, तभी सिस्टम को भी लगेगा नहीं हम जनता के लिए। जब सिस्टम के पास ही नहीं जाएंगे, जनता डरने लगेगी, तो सिस्टम तो फिर तानाशाह भी हो सकता है। तो ये सारी देखने वाली चीजें हैं। सर दूसरा, वन ऑफ माई लास्ट क्वेश्चंस, जो कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, सपोज मेरे दादा की, मेरे नाना की या मेरे एंसेस्टर्स ने कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी और उनके पेपर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लेट्स से मेरे फादर की डेथ हो गई, मैं एक लोन सर्वाइवर, लोन एयर हूँ उनकी प्रॉपर्टी का, और मेरे पास उनकी प्रॉपर्टी की चेन्स अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट में कुछ या प्रावधान है सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज में कि मेरे को उनकी कॉपी मिल पाए या कोई ट्रू कॉपी मिल पाए? हाँ, यस, प्रावधान है। आप कॉपी ले सकते हैं थ्रू एडवोकेट्स। ये कॉपी आप अप्लाई करें, कॉपी का एक प्रोविजन बना हुआ है सिस्टम में, उनकी कुछ आपको फीस देना होगा जी, और सब पेपर से कॉपी आ जाएंगे। आपको लिखना होगा, जो फॉर्म होता है कि फॉर्म में आपको लिखना होगा कब से कब तक की चाहिए रिकॉर्ड। ओके, वो रिकॉर्ड बोला जाता है। तो थ्रू एडवोकेट के आप जाएंगे तो वो आपको पूरा रिकॉर्ड देगा। तो वो सारा सिस्टम बना हुआ। आपके अगर कहीं पर भी गुम हो जाती है कोई फाइल या मिस हो जाती है या मिल नहीं रही होती है, तो आप तुरंत कॉपी निकलवाएं, तुरंत उसकी रिपोर्ट भी करें कि ये फाइल क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई मिसयूज ना हो जाए जी। तुरंत उसकी रिपोर्ट करें, और वो रिपोर्ट की कॉपी उसको आजकल तो फोल्डर बन गए ऑनलाइन, उसको फोल्डर पर डाल के रखें। ओके, अगर उसकी मिसयूज हो जाती है, आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, तो फिर आप दिखाएगा कि भाई आपके पास आपका अगर मिसयूज हो गया, आपके कहीं पर मिस हो गए, तो आपने कहीं रिपोर्ट तो दर्ज कराई नहीं। इसका मतलब आपकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, या अभी इन्वॉल्वमेंट है। तो कोई भी चीज़ आपके पेपर से अगर आपको जैसी पता चलता है, तो तुरंत गुमशुदगी की उसकी रिपोर्ट लिखवा दे, एक कि मिस हो गए मेरे पेपर या कुछ इस तरह से, और उसके बाद उसकी कॉपी भी निकाल ले और वहाँ पर भी इन्फॉर्म कर दे अथॉरिटी में, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है कि ये पेपर्स मेरे ऐसे गुम हो गए। रजिस्ट्रार के यहाँ एक पेपर लगवा दे कि इसमें अगर मैं कोई पेपर इसका मिसयूज करना है तो मेरे को इन्फॉर्म किया जाए, पहले मेरे से पूछा जाए। तो इस तरह की हर जगह एडवोकेट्स बैठे हुए, तो कहीं भी प्रॉब्लम आती है पेपर से प्रॉपर्टी के, मैंने देखा कि हर जगह एडवोकेट्स कितने इंपॉर्टेंट है, और एडवोकेट्स को आप लोग कितने दूर रखे हुए हैं। तो हम समझते हैं कि अगर कोई अगर ये 1-1 लाख रुपए जो टर्म इंश्योरेंस में दे रहे हैं, मैं 1,000 रुपये महीने का एडवोकेट्स को आप देने लगे तो करोड़ों रुपए का फायदा हो सकता है, और बहुत सारी टेंशन आपको बच सकती है। क्योंकि आप कहीं पर भी प्रॉब्लम में फंसते, आप कहीं भी फंस सकते हैं। अकेले लोग रह रहे हैं, आज परिवार के साथ नहीं है ना। तो आपको एडवोकेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि आप तुरंत फोन करेंगे, एडवोकेट्स तुरंत बताएगा, वहाँ पर आपको एक सिस्टम में आ गए। एडवोकेट्स के पास जाने का मतलब पूरे एक डेमोक्रेसी के या एक देश के सिस्टम में आ गए। वो आपको सिस्टम आपके फेवर में करने की कोशिश करेगा कि सिस्टम आपकी हेल्प करे। तो कितना इंपॉर्टेंट एडवोकेट होता है, लेकिन एडवोकेट से लोग दूर बचते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है। फिर इन चीज़ों पर भी आपको पॉइंट्स फोकस करना हो कि एडवोकेट्स को दूर कौन लोग करते हैं और क्यों करते हैं। इन चीज़ों पर एनालिसिस आपको करना होगा कि किन लोगों को एडवोकेट से प्रॉब्लम होती है। सर
अब आपको कुछ ऐसा लग रहा है कोई और स्पेसिफिक चीज मैं जो पूछूं, या आपको हिसाब नहीं, से आपने अच्छी रिसर्च आपने की हुई है और मैं आप प्रैक्टिकल बातें आप पूछ रहे हैं, है ना, और जनरली आपने सब पॉइंट्स को छूने की कोशिश करी है। और आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्री तो आपसे खैर बिलोंग नहीं हो, कि आप रियल एस्टेट में हैं, और आपको मेडिकली भी बहुत सारे लोग प्रॉब्लम झेल रहे हैं। तो और बहुत सारी आजकल जो फूड से प्रॉब्लम आ रही है, खाने पीने की चीज़ों से प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपको जी। तो बाकी मैं आपके इसका सीरीज बना रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये हम लोग कर लें, इसके बाद हाँ, मतलब हर जगह के एडवोकेट्स, हर जगह आपको मैं बताऊँ कि कितने क्षेत्र में एडवोकेट्स की जरूरत है। डू यू वांट, मैं एक चीज़ बोलूँ कि वेस्टर्नाइज कंट्रीज में, चाहे अमेरिका देख लें या बाकी वेस्टर्नाइज कंट्रीज देख लें, वहाँ पे लोग इतने मेच्योर हो चुके हैं कि वो ऑलरेडी अपने लीगल कंसल्टेंट्स को, लॉयर्स को एज रिटेनर्स रखते हैं अपने साथ में, राइट। कि उनका हर पहलू उनके लाइफ का वो प्रोटेक्टेड रहे। अच्छा, लोगों को ये नहीं दिखता, ये एक सोचना चाहिए कि एडवोकेट्स को रखना तो चाहते हैं, लेकिन वो फीस बढ़ जाते हैं। उनको ये देखना चाहिए कि एडवोकेट्स को सैलरी नहीं मिलती कहीं से। एक एडवोकेट्स ही एक सिस्टम में ऐसा है कि उसको सैलरी का आप दे भी नहीं सकते, बैंड किया हुआ है, आप से हम सैलरी नहीं ले सकते। तो एज ए कंसल्टेंसी फीस ले सकते हैं, लेकिन फीस का अगर रिसर्च करें तो अगर कोई 100 एडवोकेट से कंसल्टेंसी लेना चाहता है तो एक आदमी भी उसमें फीस देने की कोशिश नहीं करता, उसकी कंसल्टेंसी फीस को देने की कोशिश नहीं करता। प्रॉब्लम एक ये भी अवेयरनेस नहीं है। ये मैं उनकी कमियां नहीं बताता, लेकिन अवेयरनेस नहीं है कि एडवोकेट्स कितना इंपॉर्टेंट है। उनको ये नहीं पता कि एडवोकेट्स की इंपॉर्टेंट कितनी है। आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आपको लग रहा है यार एडवोकेट्स के पास गए तो कहीं पैसे ना मांग ले, कोई जानने वाला एडवोकेट्स को ले ले, कोई फ्री में सलाह दे दे। इस बीच में आप वहां करोड़ रुपए फंसा चुके होते हैं। तो आप जाइए, थोड़ा एडवोकेट से फोन करिए और उससे आप फीस बोलिए कि आपके साथ फीस हम देंगे जो भी है, लेकिन हमको ये चीजें हमें चाहिए, रिटर्न में लीजिए। आप 12 साल रिकॉर्ड निकलवाइए, उसका वो खुद भी एक उसमें रेस्पॉन्सिबल हो गया जब आपको सिग्नेचर करके दे दिया। सर, साउथ दिल्ली के अंदर में, जो कि मेरी मेन मार्केट है, उसके अंदर में टिपिकली अब पुराने घर टूट के हाँ, 4 मंजिला बिल्डर फ्लोर्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जिसमें कि टिपिकली 4 अलग अलग या 3 अलग अलग फैमिलीज रहती हैं। और आज करके वर्क एटमॉस्फेयर को देखते हुए हर किसी का अपना उठने का, सोने का, और हर किसी का डिफरेंट टाइमलाइंस हो रही है। तो कोई ऐसा जिसकी वजह से अलग अलग फ्लोर के वाले लोगों को मूवमेंट डिस्टर्बेंस लेवल भी चेंज हो गया है, क्योंकि कोई किसी के सोने का समय है, तो कोई किसी के पार्टी करने का समय है, तो किसी के काम करने का समय है। तो इस केस के अंदर में एक आदमी के पास में या एक रेजिडेंट के पास में क्या लीगल रिकोर्स अवेलेबल है? देखिए, ये एक सिस्टम है। आप अगर लाउड ज़्यादा कोई म्यूजिक बजा रहा है या कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा है तो एक ये इलीगल चीज़ें हो जाती हैं। कुछ चीज़ें अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं तो इलीगल हो जाती हैं। मान लीजिए कोई म्यूजिक बजा रहा है या 10 बजे के बाद म्यूजिक बजा रहा है, 10 बजे के बाद म्यूजिक अलाउ नहीं है, लाउडली म्यूजिक अलाउ नहीं है, 10 बजे तक आप कर सकते हैं। तो एक पर्सनल जो है डिस्कशन पर भी चलता है और एक सोशलिटी पर भी चलता है कि भाई इस तरह से प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक एटमॉस्फेयर बना कर रखना होता है। जब जो लोग रह रहे हैं या जिसने वो फ्लैट दिया, वो एक सिस्टम बना देता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है किसी ना किसी को कि भाई आप ये काम करेंगे, क्योंकि काम तो कुछ ना कुछ उसमें होता है कि कोई ना कोई टूट फूट होती रहती है, कोई रिपेयरिंग होती रहती है। तो और जनरली क्या होता है, कुछ रेंट आउट भी कर देते हैं। तो ये जनरली अगर कोई इसमें कोई आपके साथ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो फिर पुलिस का ही इसमें आगे बढ़ता है कि भाई हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो वो इसमें वो कि मतलब उसमें एज ए जो है, मतलब इलीगल चीज़ें आ गई तो इलीगल में आप जाओगे तो कि पुलिस, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, साहब 10 बजे का इतनी जोर से म्यूजिक बजा रहा है और हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो वो तो फिर उसमें चला जाता। कोई आपको अगर कोई परेशान कर रहा है, लोगों को रात की म्यूजिक से ज़्यादा सुबह के कीर्तन से भी प्रॉब्लम होने लग गई है। हाँ, कि कई लोग 5 बजे उठ के जोर जोर से म्यूजिक चलाते हैं, अपना कीर्तन सुनते हैं। हाँ, तो पहले उनसे बात की जाए कि भाई आप भजन करिए या कुछ भी करिए। तो क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग क्लोज रहने लगे, अब ज़्यादा जो डिस्टेंस तो है नहीं रहने के लिए, एक 4 इंची की वाल ही तो होती है ना। और गेट भी पास में आमने सामने गेट हो गए जिनके बीच में 3 फीट की डिस्टेंस नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आज की बड़ी समस्याओं में ये लोग झेल रहे हैं कि सामने पता नहीं किसकी कोई 10 वो 4 लड़कों को फ्लैट दे देता, सामने फैमिली रह रही है और रेंट आउट कर दिया। तो कई सोसाइटियों ने ये सिस्टम बनाया हुआ कि हम जो है जो टेनेंट है उनको जो है बैचलर को नहीं देंगे,
है ना, जहाँ पर फैमिली रह रही है। बैचलर को देना है तो सिंगल को आप बैचलर को दे दीजिए। अब आप 4-4 बच्चों को दे रहे हैं या 10-10 बच्चों को दे रहे हैं, कहीं पर भी कोई बच्चों की बात नहीं है, कहीं पर भी अगर बड़े भी कहीं 4-10 आदमी बैठे हैं तो उनकी भाई कोई बातचीत तो होगी ना, तो जनरली सामने वालों को डिस्टर्बेंस आएगा क्योंकि इतनी डिस्टेंस नहीं है। तो ये सारा सिस्टम एक बना लेना चाहिए वहाँ पर। जब किसी आप बिल्डर फ्लोर में रह रहे हैं, वहाँ पर 4 फ्लोर है या 5 फ्लोर है, तो वो डिस्कस करके एक सिस्टम बना लेना चाहिए कि इसमें ना तो बैचलर आएगा तो एक से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो ये और कोई टेनेंट या कोई है या कोई रेंट आउट कर रहा है तो उसके पास भी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई हमें प्रॉब्लम आ सकती है, आप हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो हम पुलिस के पास जाएंगे, हम आपकी कंप्लेंट करेंगे। तो पहले सिस्टम बना लीजिए, सिस्टम से नहीं मानता है तो फिर पुलिस कंप्लेंट करिए अगर आपको कोई इलीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो सब चीज़ के लिए है सारी चीज़ें। इनफैक्ट यू विल बी हैप्पी टू नो, हमारी कुछ कॉलोनीज में जैसे वसंत विहार, चाणक्यपुरी, जोरबाग, मालचामार और गुलमोहर नीति बाग, जहाँ पे मैं डील करता हूँ साउथ दिल्ली में, वहाँ पे कई बिल्डिंग्स में लोगों ने किस तरीके का टेनेंट आएगा उसकी भी आपस में एक अनरिटन एक अग्रीमेंट किया हुआ है, ताकि एक बिल्डिंग की पीस, ट्रैंक्विलिटी और एक जॉनर को मेंटेन कर पाए कि उस बिल्डिंग में कौन लोग रहें। राइट, ताकि हर किसी की एक सेफ्टी, सिक्योरिटी और पीसफुल एंजॉयमेंट बनी रहे। राइट। सर एक आज लास्ट क्वेश्चन जो आज का मेरे दिमाग में है, जो कि एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो बिल्डर फ्लोर्स में रहते हैं या बिल्डर फ्लोर में मूव करने का सोच रहे हैं। देखिए, बिल्डिंग ने आज बहुत अच्छी मेंटेनेंस है, फ्रेश पेंट है, गार्ड है, बट 5 साल, 6 साल, 10 साल बाद उसने पुरानी भी होना है। राइट। वो तो हम लोग, और बिल्डर टिपिकली जो है हर फ्लोर की अलग अलग रजिस्ट्री करता है। बिल्डर जो है उन 4 फ्लोर्स की रजिस्ट्री करके मार्केट अपनी बिल्डिंग से आउट हो गया। राइट। तो ऐसा कोई लॉ में प्रावधान है अवेलेबल कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस के ऊपर में, अपकीप के ऊपर में कोई श्योरिटी ले पाए या श्योरिटी दे पाए कि हम लोग मिलके, क्योंकि जनरली देखा क्या गया, सोसाइटीज में भी देखा गया गुड़गांव में कि हर कोई मेंटेनेंस नहीं पे करता, बट इन बिल्डिंग्स के अंदर में क्या कोई लॉ में ऐसा प्रोविजन अवेलेबल है कि हम लोग कि जो चारों फ्लोर के मालिक हैं उनके साथ मिलके बिल्डिंग को मेंटेन कर पाए, अपकीप कर पाए और उसकी बेसिकली लुक एंड फील को मेंटेन कर पाए? हाँ, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये सब मिलजुल कर ही हो सकता है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स आती है फिर एक तो जो ऑनर है बिल्डिंग का, अब जनरली जो 4-4 फ्लोर की बिल्डिंग सेल कर रहे हैं उनको एक एग्रीमेंट उनके साथ बना लेना चाहिए। जनरली एग्रीमेंट नहीं बन रहा है तो ये प्रॉब्लम आई है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो ऑनर है, जो बिल्डर है, उस बिल्डर को उन सबके साथ एक एग्रीमेंट साइन अलग से करवाना चाहिए रजिस्ट्री के बाद कि भाई आपको इसकी मेंटेनेंस में ये चीज़ें आपको कर दी है जो जनरली हो नहीं रहा है। तो उसमें वो अगर हो जाएगा तो वो बाउंड हो जाएंगे उससे। जनरली वो होता नहीं है तो कुछ हो सकता है पैसे नहीं देना चाहे, हो सकता है 4 रह रहे हैं तो एक नहीं दे रहा हो, जबकि प्रॉब्लम सबको हो जाती है, उसको भी प्रॉब्लम होनी है। तो ये एक एग्रीमेंट बनना चाहिए, बिल्डर उसके एक एग्रीमेंट साइन करा ले और वो सबको दे दे कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम करेगा तो उसके खिलाफ ये एक्शन होना है जी। क्योंकि और मेरे बिल्डर के जाने के बाद कौन इसमें ऑनर होगा, कौन मेंटेनेंस का मालिक होगा, ये सारी चीज़ें एक एग्रीमेंट के थ्रू हो जानी चाहिए। क्योंकि अब ये काफ़ी स्तर पे हो रही है, अभी तक तो लोगों के सामने फेस नहीं हो रही थी, अब फेस होने लगे तो ये करना चाहिए। इस तरह के एक एग्रीमेंट उसमें मैं समझता हूँ होना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच सर, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। आपसे आज से पहले की जो पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है वो भी इश्यूज हमने डिस्कस करी, और जो आज की जनरेशन चेंज हो रही है, जैसे जैसे लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, वो भी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस करी। आई एम श्योर कि मेरे लिसनर्स को, व्यूअर्स को इससे बहुत बेनिफिट होगा और वो अपने रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस को अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएंगे। राइट। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इन्वाइट किया और बड़े इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मेरे एडवाइस ली। मैं समझता हूँ लोगों के काम आएगी। थैंक यू सो मच।